नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अगले एक घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली दिन भर आपकी नजर। और आज सुबह की बड़ी खबर, लखनऊ में गोमती नगर एक्सप्रेस में महिला का शव मिलने से काफी माहौल गर्मा गया। महिला के शव के कई टुकड़े करके उन्हें बॉक्स और बैग में भरकर रखा गया था, जिसके बाद पूरे इस इलाके में सनसनी फैल गई। स्टेशन में जब यह बक्सा तोड़ा गया तो उसके अंदर से महिला के शव मिले जो टुकड़ों में रखे हुए थे। बैग में कटा हुआ हाथ पैर मिला। जिस महिला का शव है उनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच आंकी जा रही है। ये शव ट्रेन में सफाई कर रहे स्टाफ को मिला। उन्होंने फौरन इसकी खबर जीआरपी को दी। जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। आप ये जो टिन का बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर जो शव के टुकड़े रखे गए और एक जो बैग देख रहे हैं आप, उस बैग में भी शव के कुछ टुकड़े रखे हुए थे। जो सफाई कर्मचारी होता है कोच को साफ सुथरा रखने का काम जिसका होता है, उसको ये चीजें दिखाई दी और कुछ संदिग्ध लगने पर उसने फौरन जीआरपी को खबर दी और उसके बाद जीआरपी ने ये बैग जो है और ये बक्सा अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उसका ताला देखिए तोड़ा जा रहा है। तो लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर गोमती नगर एक्सप्रेस में महिला का शव मिला है और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, कोई पहचान हो पाई है इस महिला की? देखिए अमित, सबसे बड़ी चुनौती इस समय लखनऊ जीआरपी के सामने यही है कि महिला की जो पहचान है उसको स्टैब्लिश किया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि जो ट्रेन है ये शनिवार शाम को 6 बजे बिहार के छपरा से चली है और रविवार सुबह 6 बजे के करीब ये गोमती नगर जो स्टेशन है लखनऊ का चारबाग के पास, वहां पर पहुंची है। और उसके बाद जो सफाई कर्मचारी है उसको इस बात की जानकारी मिलती है। एक संदिग्ध बैग, साथ में एक बड़ा सा सूटकेस वहां पर रखा हुआ है, बक्सा वहां पर रखा हुआ है। तुरंत जीआरपी की टीम वहां पहुंचती है, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड को बुलाया जाता है और जब ताला तोड़ा जाता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बहुत करीने से एक बड़ी सी बोरी में महिला के शव को पैक किया गया था। उसका धड़ फिलहाल वहां मौके पर नहीं मिला है। उसके हाथ पैर को भी बहुत ही बारीक तरीके से काटा गया था और उसको भी दूसरे बैग में पैक किया गया था। तो पूरी तरीके से मामला ये हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन महिला कहाँ की रहने वाली है, महिला ट्रेन में कैसे पहुंची, किसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद महिला के बैग को शव को इस तरीके से बैग में पैक किया और उसके बाद ट्रेन के माध्यम से लखनऊ तक भेज दिया, तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जीआरपी। छपरा में भी बात की गई है पटना पुलिस से और उसके बाद इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जीआरपी के सामने जो चुनौती है वो ये है कि महिला की पहचान को एस्टैब्लिश किया जा सके और उसके बाद ही कुछ इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा कि महिला किन हालात में उसकी हत्या की गई है, किन हालात में इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने हैं अभी लखनऊ जीआरपी को। लेकिन बड़ी खबर यही है कि महिला के शव मिलने के बाद लखनऊ जीआरपी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को फिलहाल पुलिस आगे बढ़ा रही है। और बहुत ही हैरान करने वाला, खौफनाक ये मामला है विशाल की एक महिला की हत्या की गई, उसके शव के टुकड़े किए गए और उसे एक ट्रेन के कोच में इस तरीके से रख दिया गया। ये वाकई बड़ा हैरान करने वाला मामला है। ट्रेन कौन सी है विशाल, जरा एक बार इसको रिपीट कर दे। छपरा से लखनऊ के बीच चलती है ट्रेन? जी बिल्कुल हुसैन, आपने सही कहा। छपरा से लखनऊ के बीच में ट्रेन चलती है, अप एंड डाउन होता है। ट्रेन का जो नाम है वो है छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस और उसके बाद ये पता लगा है कि शनिवार की शाम को 6 बजे छपरा से ट्रेन चली है। रविवार को यानी कि कल जो दिन बीत गया है उस दिन ये ट्रेन छपरा से मॉर्निंग में गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और इसी नाम से उस ट्रेन को जाना भी जाता है। और इसीलिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को जो जीआरपी चारबाग है उसने अज्ञात में ये हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। और जो हमारी जानकारी, जो सोर्सेज हमको बता रहे हैं के मुताबिक महिला ने जो सूट है वो रंग बिरंगे कलर का पहन रखा था। तो ये उम्मीद जताई जा रही है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि महिला का जो परिवेश है वो ग्रामीण क्षेत्र से हो सकता है। लेकिन अभी तक महिला का जो आइडेंटिटी है वो स्टैब्लिश ना हो पाना। आप जैसा बता रहे हैं विशाल की ये बहुत ही मुश्किल ये केस रहेगा पुलिस के लिए सुलझाने के लिए कि आखिरकार ये महिला। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने यही कि इसे छपरा से रखा गया, छपरा के बाद बीच में कहीं रखा गया और कैसे ये बॉडी यहां तक पहुंची है। तमाम सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, उसके बाद जाकर के कहीं कोई सुराग मिलेगा कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बॉक्स को जो है वो इस ट्रेन में रखा था। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त ईडी की 2 अलग अलग मामलों में छापेमारी चल रही है। पहली छापेमारी दिल्ली में और एक और जगह पर गोवा में चल रही है। एक बैंक फ्रॉड के मामले में यह रेड ईडी कर रही है,
जिसमें ईडी आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के ठिकाने पर ही तलाशी ले रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई दिल्ली के सुभाष नगर स्थित बाबाजी फाइनेंस ग्रुप के राम सिंह के ठिकाने पर चल रही है। आरोप है कि लोगों से ठगी करके करीब 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और रुपए की हेराफेरी के मामले में यह कार्रवाई हो रही है। तो गोवा में दीपक सिंगला के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के सुभाष नगर में बाबाजी फाइनेंस ग्रुप के ऊपर यह छापेमारी चल रही है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक आश्रम में बम फेंकने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने बोरीवली रेलवे स्टेशन से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 साल के रॉकी खान, जो कांदी होटल पारा का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है, और वहीं दूसरा आरोपी 35 साल का शहादत सरकार है, जो ग्राम नूतनपुरा का रहने वाला है और मजदूर है। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करके दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंपने के लिए 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। दरअसल 12 मई को कुछ अज्ञात लोगों ने एक आश्रम के पास एक मां दुर्गा का मंदिर है, वहां पर एक बिजली के खंभे पर लगे फोटो को फाड़ दिया था। इसके बाद 13 मई की रात 11 बजे आरोपियों और उनके साथियों ने आश्रम के पास एक खाली मैदान में एक बम फेंका। इसके बाद 14 मई की सुबह आरोपियों ने माजी हेर पारा के किराना दुकान के मालिक पशुपतिनाथ साहा को धमकाया, जिस पर पशुपतिनाथ साहा ने पुलिस में शिकायत की। तो आरोपी गीतांजलि एक्सप्रेस से मुंबई भाग गए थे और अब ये मुंबई से उनकी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। इस बैठक में सरकार कुछ बड़े फैसले कर सकती है। इस बीच कोलकाता में बड़े दंगे की साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। रविवार को सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पथराव किया और इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं हंगामे और झड़प के बाद अब पूरे इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक कोलकाता में दंगा फैलाने के लिए लोगों को बाहर से बुलाया गया। पुलिस सब इन लोगों की पहचान करने में लगी है। पुलिस के आला अफसर इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आसनसोल में भी जो पुलिस चौकी पर हमला हुआ था, उस मामले में 26 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दंगाइयों को लेकर के सख्ती बरतने की बात कही। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल में दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और संपत्ति का, यानी सरकारी संपत्ति का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जाएगी। बंगाल में बदली सरकार, सड़कों पर जिहादी गैंग। कोलकाता में दंगा फैलाने की साजिश, एक्शन में पुलिस। कोलकाता में कहां छिपे जिहादी गैंग। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद भी जिहादी गैंग एक्टिव हैं। तस्वीरें 7 पॉइंट पार्क स्ट्रीट कोलकाता की हैं, जहां रविवार को जिहादी गैंग ने कोलकाता शहर में दंगा फैलाने की साजिश रची। बहाना बनाया गया सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगाई गई पाबंदी को, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस झड़प में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि ये विरोध तिलजाला में चलाए गए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ किया जा रहा था, जिसे कुछ लोगों ने नमाज से जोड़कर लोगों को भड़काने की कोशिश की। लोग मारेगा, मारी थे मेरा मम्मी को लाठी चार्ज कीजिए, देखिए क्या कीजिए मार के। ऑफिसर लोग मारा है, हाँ पुलिस लोग मारा है, लेडीज लोग पर मारा, मेरा बहन लोग को मार के सर फाड़ दिया, सब हॉस्पिटल पे है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही शुभेंदु सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। काला कानून चल रहा है यहाँ पर,
लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस आई, आप लोगों से बातचीत नहीं करी? पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। कैसा काला कानून? क्या? बिल्कुल, जो चाहे खास कम्युनिटी पर टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों पर। क्यों? मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? बिल्कुल, यहाँ रेसिडेंस के तक घुस करके मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। 7 पॉइंट पार्क स्ट्रीट कोलकाता में हुए हंगामे और बवाल को लेकर पुलिस का कहना है कि दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया, सोशल मीडिया के जरिए मैसेज सर्कुलेट कराए गए, लोगों को भड़काया गया, भीड़ इकट्ठा की गई। अवैध जमायत हुआ था, जब पुलिस जब हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा। लोकल्स है, कुछ बाहर से भी हम लोग के पास ऐसे इंटेलिजेंस आया हुआ है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑल दोस नेम्स। सोशल मीडिया का पोस्ट, उसका बारे में भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। हम लोग ऑलरेडी कुछ अरेस्ट किया है, केस तो हुआ ही है, अरेस्ट किया है हम लोग। बाद में के बाद बहुत, हम जो बता रहे हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होगा। किसी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। हंगामे के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के आला अफसर फोर्स के साथ इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं आसनसोल में 15 मई की रात पुलिस चौकी पर हमला करने और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और 19 को जेल भेज दिया गया है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा में शामिल इन आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई। 15 मई की रात उग्र भीड़ ने जहांगीर मोहल्ला में पुलिस चौकी को पहले घेर लिया, उसके बाद पथराव किया और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। हालात को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आसनसोल में पुलिस चौकी पर हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी पुलिस चौकी के बाहर दिख रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उपद्रवी लगातार पुलिस पर हावी होने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि जिसने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन सभी से वसूली की कार्रवाई होगी और जिसने भी पुलिस पर हमला किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। और बंगाल में सत्ता बदलने के बाद प्रशासन का एक्शन भी जारी है। नदिया में कृष्णा नगर वन पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर सरजीत विश्वास को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सरजीत पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा था। तृणमूल कांग्रेस के दौर में लंबे वक्त तक वो पंचायत प्रधान रहा। अभी कृष्णानगर वन पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरजीत पर दिगनगर में कई फैक्ट्रियों और वहां काम करने वाले मजदूरों से पैसे लेने का आरोप है। इसे लेकर रंगदारी के आरोप में थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सरजीत को गिरफ्तार किया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के साथ ही राज्य में वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में टीएमसी नेताओं और पूर्व मंत्रियों की वीआईपी सुरक्षा में भारी कटौती कर दी है। और वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के बाद 10 बड़े नेताओं के घरों के सामने से पुलिस का पहरा पूरी तरह से हटा लिया गया है। जिन लोगों की सुरक्षा में बदलाव किया गया है उनमें कोलकाता के मेयर फिराद हकीम, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, पूर्व मंत्री अरूप विश्वास, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी, कुणाल घोष, कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चैटर्जी, राज्यसभा सांसद राजीव कुमार, पूर्व डीजीपी मनोज मालवीय और पूर्व कार्यवाहक डीजीपी पीयूष पांडे की सुरक्षा घटा दी गई है।
इससे पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की Z+ सिक्योरिटी वापस ली जा चुकी है और अब पहले के यानी टीएमसी शासन के कई और पुराने मंत्रियों के सुरक्षा भी हटा ली। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीबीआई की जांच की आंच मास्टरमाइंड और बिचौलियों के बाद अब पेपर खरीदने वाले पेरेंट्स तक पहुंच गई है। सीबीआई अपनी जांच में अब यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक के तार महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा कहां तक फैला है। महाराष्ट्र के नासिक, लातूर, बीड, अहिल्यानगर, पुणे और राज्य के कई जिलों की कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीबीआई की पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी एक परिवार से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। यहां सीबीआई की 8 अलग अलग टीमों ने कई परिवारों से सवाल जवाब किए। आरोप है कि इन पेरेंट्स ने बच्चों के लिए नीट पेपर खरीदे और इसके लिए 5 से 10 लाख तक की पेमेंट की गई। एक तरफ जहां सीबीआई पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस रही है, वहीं एनटीए ने अब सीबीआई को क्वेश्चन सेट करने वालों और ट्रांसलेटर्स की जो लिस्ट है वो भी सौंप दी है। ये लोग भी सीबीआई की जांच के रडार पर हैं। इस मामले में महाराष्ट्र से 4 जबकि देश भर से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीट पेपर लीक में शहर शहर एक्शन, पेपर लीक के गुनहगारों की टेंशन। मास्टरमाइंड पर सीबीआई का शिकंजा, निशाने पर सेंटर और ट्रांसलेटर। पेपर लीक की स्पेशल क्लास, जांच में खुले चौंकाने वाले राज। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है तो जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे 23 लाख छात्रों की गुनहगारों की टेंशन बढ़ने वाली है। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने सख्त कदम उठाए हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच में यह अपडेट है कि एनटीए ने सीबीआई को उन पेपर सेट करने वाले लोगों और ट्रांसलेटर्स के नामों की एक लिस्ट सौंपी है जो एजेंसी की रडार पर हैं। यह भी पता चला है कि एनटीए 21 जून को होने वाली दोबारा नीट परीक्षा से पहले पेपर सेट करने वाले और अनुवादकों की अपनी मौजूदा लिस्ट में बड़े फेरबदल कर रही है। एनटीए पेपर तैयार करने वालों और ट्रांसलेटर्स के पूरे ग्रुप को हटा रहा है। उनके नाम भी सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। रविवार को पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लातूर के रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस में तलाशी ली तो अब सीबीआई की टीम महाराष्ट्र के नांदेड़, बीड, पुणे, नासिक, अहिल्यानगर समेत गोवा के कुछ स्टूडेंट्स और उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नांदेड़ की एक फैमिली ने अपनी बेटी के लिए करीब 5 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे। ये डाटा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आया है। ऐसे में सीबीआई आज महाराष्ट्र के कई जगहों पर छापामारी और पूछताछ कर सकती है। इस मामले में अब तक महाराष्ट्र से 3 जबकि देश भर से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रविवार को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार मनीषा मंधारे को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया। मनीषा मंधारे नीट पेपर लीक मामले की तीसरी मास्टरमाइंड है। सीबीआई के मुताबिक पुणे की रहने वाली मनीषा मंधारे को एनटीए ने पेपर सेट करने के लिए नियुक्त किया था। इसी वजह से बायोलॉजी के कन्वेंशन पेपर तक उनकी सीधी पहुंच थी। जांच एजेंसी को शक है कि वो इस पूरे पेपर लीक रैकेट की मास्टरमाइंड नंबर 3 है। नीट यूजी पेपर बनाने की प्रोसेस से जुड़े 2 लोगों को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई से कहा कि मनीषा मंधारे बॉटनी और जियोलॉजी के पेपर की ट्रांसलेशन की एक्सपर्ट हैं। सीबीआई के मुताबिक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर मनीषा मंधारे ने पेपर लीक की साजिश रची थी। सीबीआई ने अब तक इस मामले में जिन 9 लोगों को अरेस्ट किया है, उनमें से इन 3 लोगों की गिरफ्तारी सबसे बड़ी कामयाबी है। सीबीआई का आरोप है कि मनीषा मंधारे ने अप्रैल 2026 के दौरान कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स की पहचान की थी
इसके लिए उसने मनीषा वाघमारे की मदद ली। जांच के दौरान ये भी पता चला कि पुणे में मंधारे के घर पर एक स्पेशल कोचिंग सेशन का आयोजन किया गया था। इस सेशन में छात्रों को बॉटनी और जियोलॉजी के कन्वेंशन नोटबुक में लिखने और किताबों में मार्क करने के लिए कहा गया था। इन्हीं सवालों में से कई कन्वेंशन बाद में नीट यूजी 2026 के असली पेपर में दिखाई दिए। पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मनीषा मंधारे पढ़ाया करती थी। कॉलेज प्रिंसिपल को उनकी इन हरकतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, प्रेस स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बोला है कि मिसेस मनीषा मांडरे हैज बीन अरेस्टेड और उनको नीट का भी जो स्कैम हुआ है उसमें अरेस्ट किया। और मनीषा मांडरे यहाँ पे 24 साल से मॉडर्न कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में पढ़ाती थी। वो एक सीनियर टीचर थी। ये बात सच है कि वो एनटीए के पैनल में थी और क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से हम लोगों को वो मेल नहीं आते हैं। वो कम्युनिकेशन सीधा एनटीए और टीचर इन दोनों के बीच में होता है। तो वो कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं पेपर सेट करने, वो पूछने का अधिकार हमको भी नहीं होता है और वो बताते भी नहीं। सीबीआई अब मनीषा मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नीट पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका क्या थी। इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं। एजेंसी पहले से इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर रही है और अलग अलग राज्यों में जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अगले पड़ाव में आज नॉर्वे पहुंचेंगे। नॉर्वे में पीएम मोदी का दौरा 2 दिनों का है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 19 मई को पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। और इससे पहले पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत भी हुआ। पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन खुद एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान से नवाजा गया। नॉर्वे में कारोबारियों के साथ एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जहां भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द लागू करने पर जोर दिया, वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के मामले पर साफ कर दिया कि किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ भारत का एक्शन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वीडन में अभूतपूर्व स्वागत किया गया। पीएम का प्लेन जैसे ही स्वीडन के एयर स्पेस में पहुंचा, उसी वक्त स्वीडिश एयरफोर्स की ग्रिपेन लड़ाकू विमान उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए पहुंच गए और गुटनबर्ग एयरपोर्ट तक उनका सुरक्षा घेरा बनकर उड़ते रहे। एयरपोर्ट पर स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गुटनबर्ग में पीएम के इंतजार में सैकड़ों भारतीय खड़े थे। पीएम मोदी की एक झलक देखकर सब जोश से भर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा है। स्वीडन का यह सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। पीएम मोदी ने खास तौर पर इस अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा किया और 140 करोड़ भारतीयों का इसे सम्मान बताया। पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 8 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है। दोनों देशों के नेताओं के बीच इसे और मजबूत करने पर बात हुई। साथ ही एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर भी दोनों देशों के बीच बात हुई है। पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया में चल रही टेंशन और आतंकवाद पर भारत का स्टैंड फिर से क्लियर कर दिया। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन चुकी है। जैसे उर्सुला जी ने कहा था,
ये वाकई मदर ऑफ ऑल डील्स है। हमारा प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप तथा मोबिलिटी एग्रीमेंट ने भी हमारे सहयोग को नई दिशा दी है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखें। स्वीडन में प्रवासी भारतीयों ने भी पीएम का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलने के लिए लोग घंटों खड़े रहे। पीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी में जो उल्लास है, एवरीबडी सो हैप्पी। आई मीन बहुत ही खुशी का माहौल है एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल कि हमको ये मौका मिला उनसे मिलने का। आई मीन हमको मिलने वाला उनसे मिलने का। आई मीन बहुत सालों के बाद आ रहे। लास्ट आई थिंक वो 2018 में आए थे। सो अभी का जो माहौल है, मोदी जी की जो लीडरशिप क्वालिटी, वो हम सबको पता है। सो वी आर सो हैप्पी दैट ही इज कमिंग हियर पे। हम लोग बहुत उत्साहित है कि मोदी जी आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमने सोचा नहीं था कि गौतमबर्ग में आ सकते हैं मोदी जी। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए। और हम सामने देख रहे हैं। ये मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे है कि हमारे बच्चे आज उनको मिलेंगे, उनको देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहित है। हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि हम कितने उत्साहित और कितने खुश हैं। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं गौतमबर्ग में बहुत सालों से रह रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी को एक साथ यहाँ आते हुए देखा है। बस एक कारण है, मोदी जी का यहाँ विजिट। और मैं और मेरे हस्बैंड रवि किरण उनको देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। जय मोदी। सबसे बड़े नेता, भारत के धरती पुत्र और हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेर आज यूरोप में विश्व के दूसरे सबसे सुंदर स्वीडन के देश के स्टॉकहोम के बाद दूसरा जो गौतमबर्ग है वहां आ रहे हैं और हम सब लोग दिल से उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होना है, जहां राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। वीडी सतीशन के साथ 20 मंत्री आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी शपथ समारोह का हिस्सा होंगे। शपथ ग्रहण से पहले सोमवार को वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। मुस्लिम लीग ने शपथ लेने वाले 5 मंत्रियों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज के इस शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज के इस शपथ ग्रहण के गवाह बनेंगे। वीडी सतीशन का नाम आखिरकार तय हुआ और आज वीडी सतीशन और उनके साथ कुल 20 और मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आज का यह शपथ ग्रहण होना है। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ हैं। 20 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके नाम भी हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज के इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए शामिल होंगे। 3 नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में थे, उसमें आखिरकार जो नाम फाइनल हुआ वो वीडी सतीशन का है और आज वीडी सतीशन अपने 20 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कल ही राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करके उन लोगों के नाम सौंपे थे जो आज शपथ लेंगे। और ये एयरपोर्ट पे देखिए, जब
नेताओं को रिसीव किया जा रहा है, जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई वीडी सतीशन की, और पीछे वहां प्रियंका गांधी भी में नजर आ रही है। वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगा, जहां राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त की ये तस्वीरें। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज के इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज के शपथ ग्रहण के गवाह बनेंगे। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वीडी सतीशन का नाम आखिरकार फाइनल हुआ है और वो केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। 20 विधायकों की एक लिस्ट उनकी तरफ से सौंपी गई है, जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका में कहां एयर शो के दौरान 2 फाइटर जेट्स की हो गई टक्कर। रफ्तार के कहर का कैसे बेकसूर परिवार हो गया शिकार, और फेयरवेल के नाम पर मध्य प्रदेश में कहां हुई गुंडई। देखिए एक्शन से भरपूर खबरें इस खास रिपोर्ट में। पहले लगा करतब कर रहे हैं, दोनों फाइटर जेट बेहद करीब आ गए। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फाइटर जेट आपस में टकराए और धड़ाम से नीचे आ गिरे। जोरदार धमाके के साथ फाइटर जेट खाक हो गए। ये तस्वीरें अमेरिका के इडाहो स्टेट की हैं, जहां अमेरिकन नेवी के 2 फाइटर जेट्स एक एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एयर शो के दौरान F-18 फाइटर जेट्स बिल्कुल करीब आए और आपस में टकरा गए। तभी दोनों फाइटर जेट्स के पायलट और क्रू को इजेक्ट होते हुए देखा गया। उसके बाद दोनों जेट्स तेजी से नीचे गिरने लगे। नीचे गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, आग का बड़ा गोला उठा। उसके ठीक ऊपर पैराशूट से नीचे उतरता हुआ क्रू था। गनीमत रही कि क्रू हादसे वाली जगह से थोड़ी दूर उतरा और सभी 4 लोग सलामत हैं। यूएस पैसिफिक फ्लीट की नेवल एयर फोर्सेस के प्रवक्ता कमांडर अमेलिया ओमाथाम ने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये विमान हवाई करतब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दोनों जेट्स के 4 क्रू मेंबर्स सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए और इस हादसे की जांच की जा रही है। बेस के अधिकारियों ने बताया कि क्रू मेंबर्स की हालत स्थिर है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ती हुई सड़क के दूसरी तरफ आ जाती है। लोग जब तक खुद को बचाते, हादसा हो चुका था। पलक झपकते ही 3 लोग तेज रफ्तार कार के शिकार हो चुके थे। बेकाबू कार ने एक शख्स को करीब 50 मीटर तक घसीटा। इस दौरान बाइक की रगड़ से सड़क से चिंगारी निकलने लगी। रॉन्ग साइड में आकर टक्कर मारने और तेज रफ्तार के कहर का ये वीडियो यूपी के पीलीभीत का है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कई बाइक सवारों को कुचलती हुई 3 लोगों को समेटकर अपने साथ ले गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब वायरल है। स्कॉर्पियो हादसे से पहले कस्बा अमरिया का रहने वाला एक परिवार रात करीब 9:30 बजे हाईवे किनारे एक दुकान पर जूस पी रहा था। इसी दौरान दूसरे लेन से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई। कार डिवाइडर को तोड़ती हुई विपरीत दिशा में घुसी और पलक झपकते ही तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो जाती है। इस दौरान ड्राइवर कार को संभालने की कोशिश करता है। पहले वो कार के आसपास चल रही 2 बाइक्स को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सड़क किनारे खड़ा ये शख्स नहीं बच पाता। तेज रफ्तार कार को रोकने के लिए ड्राइवर ब्रेक लगाता है, लेकिन कार रुकने के बजाय सड़क पर फिसल जाती है। हादसे वाली जगह पर कई और गाड़ियां लगी होती हैं। कार इस शख्स को उड़ाते हुए पास में ही दूसरी कार से टकरा जाती है। तेलंगाना के काकीनाडा जिले के तूनी मंडल में हुए इस हादसे की चपेट में आया शख्स पास के ही होटल का गार्ड है, जो कि कार की चपेट में आकर घायल हो जाता है।
कोई कुर्सी फेंक रहा है तो कोई डंडे, कोई पानी की टंकी को तोड़ने पर लगा हुआ है। दूसरी तरफ से भी छात्र कुर्सियां फेंक रहे हैं। ये सभी नौजवान पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वो भी IIT यानी देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट के। ये तस्वीरें इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की हैं और हंगामा कर रहे छात्र IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर पूरा कर चुके हैं। हंगामे से पहले ये छात्र फेयरवेल सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ साथ डांस कर रहे थे। लेकिन तभी हंगामा और मारपीट शुरू हो गई। फेयरवेल के नाम पर हुड़दंग मचाया जाने लगा। कॉलेज की प्रॉपर्टी को ऐसे तोड़ा गया मानो अब इस हॉस्टल में अगला बैच ही नहीं आएगा। पानी की टंकी तक तोड़ दी गई। छात्रों की इस हरकत की जानकारी मिलने पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बेहद सख्त हो गया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी छात्रों पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है।